हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आज हमारा जो विषय है वो फ्रेडरिक द ग्रेट है। फ्रेडरिक द ग्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जब हम जर्मन इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। ये पर्शिया के राजा थे और ये पर्शिया के सबसे महत्वपूर्ण राजा इन्हें ही माना जाता है। इनके दौर में पर्शिया का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ था और पर्शिया इनके दौर पर जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। इसके अलावा इनका डोमेस्टिक पॉलिसी भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन शुरुआत में हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते। ये फ्रेडरिक द ग्रेट जो थे, इनके पिताजी इनके ऊपर काफ़ी कड़क व्यवहार बनाए रखते थे। इनके पिताजी इनकी जो शैली है उनसे नफ़रत भी करते थे, क्योंकि जो फ्रेडरिक द ग्रेट का शुरुआती समय में राजशाही में उनका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी फ्रेडरिक द ग्रेट की। तो इसी वजह से उनके पिताजी के साथ उनका मतभेद चलता रहता था। उनके पिताजी ने एक बार उन्हें जेल के अंदर भी डाला था। वो इसी वजह से डाला था क्योंकि फ्रेडरिक द ग्रेट प्रशिया को छोड़ के फ्रांस की तरफ भागने वाले थे। तो इस वजह से उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब फ्रेडरिक द ग्रेट के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद फ्रेडरिक द ग्रेट को 1840 में पर्शिया का राजा नियुक्त कर दिया गया था। और जैसे इनको राजा नियुक्त किया, उसके बाद से इनकी जो पॉलिसी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। सबसे पहले तो जब ये राजा बने थे, इन्होंने कहा कि अपने मंत्रियों से कह दिया इन्होंने कि वो खुद ही पॉलिसी डिसाइड करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति, मिनिस्टर हो गया या कोई एम्बेसडर हो गया, वो उनका प्रभाव नहीं पड़ने दिया इन्होंने अपने आप में। इसके अलावा इन्होंने जैसे ये 1740 में प्रशिया के राजा बने थे, उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया था। वो अटैक क्यों किया था? क्योंकि ऑस्ट्रिया, हमने पिछले एपिसोडों में पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार, जिसके तहत ऑस्ट्रिया का जो राजा की मृत्यु के बाद वहाँ पर दिक्कत शुरू हो गई थी कि राजा के बाद कौन बनेगा वहाँ का एम्परर, क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था और राजा के भाई का भी कोई बेटा नहीं था। केवल वहाँ 3 महिलाएं थी जो दावेदारी पेश कर रही थी। वो राजा की बेटी थी। तो उनके बीच में मतभेद के कारण ही ये ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार को हम माना जाता है। और ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार में प्रशिया ने जैसे देखा कि ये 3 जो रानी है आपस में ये सिविल वार के तौर पर ऑस्ट्रिया को ले जा रही है, तो इन्होंने पहली ये फ़ायदा उठाकर ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया और ऑस्ट्रिया से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविंस सिलेसिया इन्होंने हड़प लिया। सिलेसिया जो है ये इधर की तरफ है। ये इतना बड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रिया के पास था, जिसको इस लड़ाई के बाद प्रशिया ने अपने में मिला दिया था। ये इनके दौर में ही हुआ था, फ्रेडरिक द ग्रेट के समय में। और लेकिन ये जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैरिया थेरेसा जो कि ऑस्ट्रिया की महारानी थी उस समय, वो इतने आसानी से इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसके अलावा जो दिक्कत थी वो रसिया की भी दिक्कत थी। रसिया प्रशिया का पड़ोसी देश है। इस समय हम देख लेते पहले प्रशिया की बॉर्डर कितनी थी। प्रशिया एक तो टूटा हुआ देश था, इतना क्षेत्र था प्रशिया के पास। फिर थोड़ा सा यहाँ पर भी था जिसे हम बैडरबर्ग कहते हैं, और थोड़ा इधर भी था। ये ऐसा टूटा हुआ क्षेत्र था पहले प्रशिया इनके समय में। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इस क्षेत्र को अपने साथ मिला दिया, इस क्षेत्र को इसके और इसके साथ और इसके साथ मिला दिया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रसिया की बॉर्डर लगती है और इनको डर लगा रहता था कि कहीं रसिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलके सिलेसिया को वापस ऑस्ट्रिया के पास ना भेज दे। तो ये डर हर समय रसिया का लगा रहता था इस फ्रेडरिक द ग्रेट को। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब ये लड़ाई चली थी ऑस्ट्रिया सक्सेशन की, तो कौन किसके साथ था? ऑस्ट्रिया के साथ था इंग्लैंड, और प्रशिया के साथ था फ्रांस इस लड़ाई में। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के ऊपर समस्या, और रसिया इस समय न्यूट्रल था अभी तक। तो फ्रांस यहाँ पर है। अब ये समस्या ऑस्ट्रिया के लिए इतनी गहरी थी कि प्रशिया भी उसका पड़ोसी है और ऑस्ट्रिया इधर के क्षेत्र को कहते हैं, इधर के क्षेत्र जो था ऑस्ट्रिया में आता है। अब
दोनों पड़ोसी देश उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और ये न्यूट्रल था रसिया इस समय, और इंग्लैंड की कोई बॉर्डर लगती नहीं थी किसी के साथ। तो ऑस्ट्रिया को हार का सामना करना पड़ा था। ये अभी हम जब सेलेसिया के ऊपर लड़ाई चली थी उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया को मजबूरन इसके साथ पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी प्रसिया के साथ। और पीस ट्रीटी तभी साइन हुई जब ये सहमत हुआ ऑस्ट्रिया प्रसिया को सिलीसिया सौंपने के लिए। अब क्या हुआ, जब पीस ट्रीटी साइन हो गई उसके बाद ये अलग हो गया, प्रसिया लड़ाई से बाहर हो गया क्योंकि उसको अपना सिलीसिया मिल गया था। अब किसकी लड़ाई बची? ऑस्ट्रिया और फ्रांस की आपस में लड़ाई हुई, जिसको ऑस्ट्रिया की सेना ने फ्रांस को हरा के जीत हासिल कर ली थी। लेकिन ये फर्स्ट फेज़ माना जाता है लड़ाई का। सेकंड फेज़ शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ कि जो मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया की महारानी थी वो खुश नहीं थी, सिलीसिया उनसे छीन लिया गया था, वो उसको दोबारा पाना चाहती थी। तो उन्होंने रसिया के साथ इस समय कोलिशन बनाया, रसिया को अपने साथ मिलाया और इन दोनों ने मिलके प्रसिया के ऊपर हमला कर दिया। ये प्रसिया के लिए सबसे भयानक लड़ाई ये साबित हुई। ये इसको हम 7 ईयर वार के समय को के रूप में भी जाना जाता है, इस समय की जो लड़ाई हुई थी। और ये लाइफ और द डेथ स्ट्रगल बन गई थी प्रसिया के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस ये हो गए कि अब प्रसिया के साथ फ्रांस ना रह के इंग्लैंड आ गया और ऑस्ट्रिया के साथ इंग्लैंड ना होके फ्रांस आ गया। चेंजेस हो गए थे अब सिचुएशन में। जो ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार के समय में जो कोलिशन पार्टनर थे दोनों देशों के, प्रसिया और ऑस्ट्रिया के, वो चेंजेस हो गए थे, अदला बदली हो गई थी। तो अब प्रसिया की मदद कौन कर रहा था? इंग्लैंड प्रसिया को फाइनेंशियल मदद पहुंचा रहा था और ऑस्ट्रिया की मदद कौन कर रहा था? फ्रांस। तो यानी इस समय हम समझ सकते हैं कि प्रसिया के ऊपर उसके तीनों पड़ोसी देश आक्रमण कर रहे थे। रसिया भी अटैक कर रहा था, ऑस्ट्रिया भी अटैक कर रहा था और फ्रांस भी अटैक कर रहा था। तो ये बहुत ही समस्या खड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि प्रसिया ये लड़ाई हार जाएगा और उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो सकता था इस समय। लेकिन उस प्रसिया बच गया। अब बचा किस वजह से? वो एक तो बचा इस वजह से कि इंग्लैंड ने उसकी मदद की थी, दूसरा इस वजह से भी बचाओ कि इन तीनों देशों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। कोऑर्डिनेट तरीके से प्रसिया के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे, आपस में सहमति जिसे कह सकते वो नहीं बन पा रही थी। और एक और वजह ये थी कि रसिया का जो महारानी थी उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी आया उसने प्रसिया के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली और वो लड़ाई से हट गया, रसिया लड़ाई से हट गया था। तो इन सभी कारणों से प्रसिया इस अपने लाइफ और डेथ स्ट्रगल से उसको कामयाबी मिल गई और उस बचने में कामयाब रह गया। अब ये सिलेसिया जो ऑस्ट्रिया की महारानी प्राप्त करना चाहती थी वो उसे नहीं मिल पाया क्योंकि रसिया लड़ाई से जब हार गया तो प्रसिया अब आराम से इन दो देशों का सामना कर सकता था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। तो ये जो चीज़ें हुई थी, ये 7 ईयर वार भी फ्रेडरिक द ग्रेट के समय में ही ये लड़ाई हुई थी। और एक समय शुरुआती दौर में जब मैंने आपको बता रहा था कि तीनों देश मिलकर अटैक कर रहे थे प्रसिया के ऊपर, उस समय फ्रेडरिक द ग्रेट को काफ़ी डिप्रेशन मोड में चले गए थे, वो सुसाइड करने की भी सोच रहे थे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और रसिया इस लड़ाई से हट गया था और उसके बाद हमने देख ही लिया क्या क्या हुआ। तो ये सब जो फ्रेडरिक द ग्रेट के समय हो रहा था। और इनके समय में एक और चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं पोलैंड का पार्टीशन। पोलैंड का पार्टीशन फ्रेडरिक द ग्रेट से पहले हमने पढ़ लिया था कि प्रसिया कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। एक ये वाला क्षेत्र में था, एक ये बीच ब्रेडेनबर्ग जिसे कहते हैं जगह, और एक थोड़ा सा इधर फैला हुआ था छोटा छोटा। तो ये हम देखेंगे तीनों टेरिटरी आपस में छिन्न भिन्न हो रखी थी। फ्रेडरिक द ग्रेट ने पार्टीशन ऑफ पोलैंड में भागीदारी ली। ये जो जगह है ये पोलैंड के क्षेत्र में आती थी, पहले पोलैंड के क्षेत्र में थी। अब क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ पोलैंड के तहत ये क्षेत्र किसके पास आ गया था? प्रसिया के पास। अब वो पार्टीशन ऑफ पोलैंड को हम डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पार्टीशन ऑफ पोलैंड के तहत प्रसिया को ये बीच वाला भाग मिल गया था और अब उसका जो क्षेत्र है वो आपस में जुड़ने लग गया था। ये ईस्ट प्रसिया वाला क्षेत्र ब्रेडेनबर्ग में मिलने लग गया था। तो उन्होंने अपने क्षेत्र को इतना
बड़ा कर दिया था। पहले प्रसिया केवल यहाँ पर था और इधर था। अब फ्रेडरिक द ग्रेट के समय में कितना चेंजेस हो आ गए। एक तो उन्होंने इधर सिलिसिया भी जीत लिया, जिसे हमने अभी पढ़ा, और इधर पोलैंड का हिस्सा भी छीन लिया था, और ये पहले से ही था उनके पास। तो उन्होंने अपने क्षेत्र को काफ़ी बढ़ा दिया था, और जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के तौर में इनके दौर में पर्सिया उभरा। ये हमने अभी इनके समय में इतने चेंजेस हुए। अब डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी देख लेते हैं हम फ्रेडरिक द ग्रेट के समय में क्या चल रही थी। फ्रेडरिक द ग्रेट की जो पॉलिसी थी वो ये मानते थे कि केवल राजा ही एक है जो कि अगर वो मजबूत है तो उसका देश भी मजबूत होगा, अगर वो कमज़ोर है तो उसका देश भी कमज़ोर होगा। यानी वो पर्सनल रूल में यकीन रखते थे। पर्सनल रूल, राजा के ऊपर डिपेंड है, मंत्रियों को ज़्यादा वो उनकी बात नहीं मानते थे। ये इनकी एक खासियत थी। इसके अलावा वो डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिसे इनोवेशन कहते हैं हम, उसके खिलाफ थे। वो टॉप डाउन वाली पॉलिसी अपनाते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए राजा जो चाहेगा मिलिट्री के लिए क्षेत्र में, मिलिट्री को वो करना पड़ेगा। अब मिलिट्री का कोई जनरल है, उसका जो उसकी जो विचारधारा है वो राजा से अलग है अगर, तो उसकी विचारधारा को राजा के सामने मान्यता नहीं मिलेगी, और राजा की ही बात मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी जो भी कामकाज है उसमें माना जाएगा। यानी मिलिट्री के लोग ही मिलिट्री की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि राजा की विचारधारा मिलिट्री के लोगों से अलग है। इसमें कहने का मेरा ये मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर कोई नया इनोवेशन करना चाहते थे तो राजा अगर उनसे सहमत नहीं होता था तो वो इनोवेशन को कुचल दिया जाता था, उसको रोक दिया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया जाता था। ये इनकी एक ख़राब बात थी। और आगे जाके जब नेपोलियन ने पर्शिया के ऊपर अटैक किया तो पर्शिया को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो पर्शिया में इनोवेशन नहीं होने दिया था। तो ये इनकी एक ख़राब बात यहाँ पर मानी जाती है, जो कि आगे चल के पर्शिया को जिसका नुकसान भी सहना पड़ा। अब इसके जो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक द ग्रेट ने बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया था। अब देखो, अगर हम कह सकते हैं कि जर्मनी का ये यूनिफिकेशन के खिलाफ थे या उसके साथ थे, इसमें भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये कोई जर्मनी को यूनिफाई करने की इनकी कोई विचारधारा नहीं थी। ये जर्मन नेशनलिज्म के खिलाफ थे। ये खिलाफ, जैसे हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कैसे ये खिलाफ थे, कि इन्होंने एक बार क्या किया था कि ऑस्ट्रिया भी एक जर्मन पावर है जो कि इधर की तरफ है, ऑस्ट्रिया एम्पायर इधर की तरफ है। उसने एक बार फ्रांस के ऊपर अटैक किया था, और वो ये वाला क्षेत्र एलेक्स और लॉरेंस ये वाला क्षेत्र है जो कि फ्रांस के पास था, उसको हड़प के वो जर्मन होली रोमन एम्पायर में मिलाना चाहता था। लेकिन प्रसिया ने इस अटैक को रोक दिया होने से। यानी अगर और ये क्षेत्र फ्रांस के पास ही रहा, अगर ये क्षेत्र जर्मनी के पास आ जाता, या होली रोमन एम्पायर उस समय कहते थे उस क्षेत्र को, जर्मनी को, तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी मजबूत हो जाता। लेकिन उन्होंने मजबूत नहीं होने दिया जर्मनी को, क्योंकि ये चाहते थे ऑस्ट्रिया को मजबूत नहीं करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया पर्शिया दोनों थे तो होली रोमन एम्पायर का भाग ही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, और दोनों कोशिश करते थे एक दूसरे को ज़्यादा शक्तिशाली ना होने दे। तो पर्शिया कोशिश हमेशा रहती थी कि ऑस्ट्रिया कमज़ोर रहे, और ऑस्ट्रिया की पॉलिसी रहती थी कि पर्शिया कमज़ोर रहे। तो इन्होंने एक तो ये किया, और दूसरा इन्होंने ये भी किया था कि जब इनके ऊपर अटैक हो रहा था ऑस्ट्रिया की तरफ से 7 ईयर वार में, तो इन्होंने फ्रांस को लड़ाई से अलग कराने के लिए इन्होंने अपना जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है ये फ्रांस को दे दिया था, फ्रांस के पास चले गया था कुछ समय के लिए, ताकि फ्रांस लड़ाई से अलग हो जाए पर्शिया के खिलाफ। पर्शिया के खिलाफ अगर फ्रांस लड़ाई से अलग हो जाता तो तब क्या था कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया आपस में इकलौते थे जो लड़ाई करते आपस में, और फ्रांस बाहर हो जाता। तो ये इसी लड़ाई से फ्रांस को अलग कराने के लिए उन्होंने अपना जो क्षेत्र है उसको फ्रांस को दे दिया था। और इसके अलावा पोलैंड का जो भी पार्टीशन जो हुआ था उसके तहत इनकी जो पर्शिया का जो इंटरेस्ट था वो रसिया के साथ जुड़ गया था। रसिया का जो डिप्लोमेसी
कि आगे समय में उसमें उसको रसिया को बहुत देखना पड़ रहा था कि रसिया आगे चल के उसके खिलाफ है या उसके साथ है। ये बहुत डिपेंड अब आगे दौर में रसिया में देखने को मिला, क्योंकि उसकी जो बॉर्डर थी वो अब रसिया के साथ बहुत ही ज़्यादा टच हो गई थी डायरेक्ट, क्योंकि पोलैंड का इन्होंने ख़त्म कर दिया था। पोलैंड को विभाजन करके पोलैंड अस्तित्व से ख़त्म हो गया था। तो पहले क्या था कि जर्मनी की बॉर्डर पोलैंड से लगती थी, लेकिन जब पोलैंड ख़त्म हो गया तो पूरा जो रसिया है उसकी बाउंड्री किसके साथ लगने लग गया, रसिया के साथ। तो और ये कुछ है। इसके अलावा फ्रेडरिक द ग्रेट में हम ये भी देख सकते हैं कि उनके बारे में अच्छी बात और भी थी, जैसे उन्होंने इनलाइटेंड एब्सोल्यूटिज्म, इसका उन्होंने विचारधारा को पालन किया। ये क्या विचारधारा थी? ये विचारधारा ये थी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एनलाइटेंड और एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूट मतलब वही पर्सनल रूल, जो मैंने आपको समझाया था कि वो पर्सनल रूल में विश्वास करते थे, लेकिन साथ साथ में वो इनलाइटेंड विचारधारा के भी मानने वाले थे। जैसे कि उन्होंने अपने प्रसिया वाले क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी दे दी लोगों को कि वो कोई भी धर्म पालन कर सकते। इसके अलावा उन्होंने सर्फडम जो उसको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसे हम स्लेवरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रसिया क्षेत्र में एजुकेशन में भी उन्होंने काफ़ी फेरबदल किया। प्रसिया में उन्होंने एक स्कूल खोली, जिम्नेशियम स्कूल, जिसे हम ग्रामर स्कूल भी कहते हैं। ये इनकी देन ही थी, फ्रेडरिक द ग्रेट की, जिसके तहत इन्होंने ये स्कूल खोली थी। और ये स्कूल इतनी प्रसिद्ध हुई कि जो यूरोपियन दूसरे देश थे उन्होंने अपनी शिक्षा इसी आधार में अपने लोगों को दी। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ने भी जिम्नेशियम सिस्टम के आधार में अपने देश में स्कूल खोले। तो ये इनके सुधार थे कुछ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और आज भी जर्मनी की इतिहास की हम बात करते हैं तो लगभग टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर जर्मन में इनका जिक्र होता है। तो ये इनका था, इन्होंने प्रसिया को बहुत मजबूत देश बनाया। हालांकि ये मजबूत तो बनाने में कामयाब रह गए, लेकिन इनोवेशन नहीं हो पाया इस समय ज़्यादा, जिस कारण नेपोलियन ने आगे जाके इस क्षेत्र में प्रसिया को हरा दिया था। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।